Now the next topic is respiratory balances. We have already did this, but we are going to deal here in detail. अभी क्या होगा, यहाँ पे आपको एटीपी कितने एटीपी सिंथेसाइज हुए पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस में, फर्मेंट क्रेब साइकिल में, लिंक रिएक्शन में, एंड कितने NADPH and how many FADH2, that's we are going to discuss here. Net gain of ATP from each glucose molecule is calculated based on the following assumption. See, आपको अगर नेट गेन ऑफ एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कैलकुलेट करना है तो पहले आपको कुछ एजम्पशंस को कंसीडर करने होंगे. उसमें से फर्स्ट है कि दैट ऑल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड ETS साइकिल अकर सब्सिक्वेंटली एंड ऑर्डरली. मतलब इवेंट जो हो रहे थे ग्लाइकोलिसिस में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, ETS में, सब क्या होंगे, सब्सिक्वेंटली होंगे, मीन्स वन बाय वन. ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस स्टॉप, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नहीं हुआ, एंड देन ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस एंड सब्सिक्वेंट ऑर्डर में होना चाहिए. The NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. और आपने क्या देखा था, ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप पे NADH सिंथेसाइज हुआ था. तो जो NADH सिंथेसाइज हुआ था उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होना पड़ेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या हो रहा था, आपका ETS साइकिल चल रहा था. तो ये इंपॉर्टेंट है कि NADH सिंथेसाइज जो हुआ है उसको ट्रांसफर होना ही पड़े माइटोकॉन्ड्रिया का, सो दैट आपका जो ये कैलकुलेशन है ये एकदम ऑर्डर्ड रहे. Now third is intermediate in the pathway are not used to synthesize other compound. जो intermediate हैं pathway में वो यूज नहीं होते हैं अदर कंपाउंड सिंथेसाइज के लिए. लाइक आपका अगर बीच में ग्लिसरल्डिहाइड बना, ग्लिसरिक एसिड बना, तो ग्लिसरिक एसिड कंटिन्यू आगे पायरिक एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए. ये नहीं, वहां से वो क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हो गया उस पाथवे से कोई और पाथवे में, किसी और मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व हो गया. नो, नो इंटरमीडिएट शुड इंटर एंड नो इंटरमीडिएट शुड एग्जिट आउट. कोई भी इंटरमीडिएट इंटर नहीं करना चाहिए, कोई भी एग्जिट आउट नहीं करना चाहिए, सो दैट द पाथवे sequentially and orderly चलता रहे. And next is that only glucose is being respired, other alternative substrates are not entered in the pathway at any stage. And आपको respiratory balance चाहिए, जब आपको ATP के नंबर कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे आपको ये कंसीडर करना होगा जो आपने सबस्ट्रेट लिया है वो ग्लूकोज ही रहना चाहिए. अगर कोई और मिडल में आया तो मे बी इनिशिएशन के ATP जो यूज हुए हैं या फिर सिंथेसाइज हुए हैं, कोई भी FADH2 जो यूज हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है सॉरी, तो ये सब बीच में कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं आपके कैलकुलेशन को. एंड ये नेचर के अगेंस्ट हो गया एज फॉर योर कैलकुलेटिव वैल्यू. सो दैट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कैलकुलेशन के टाइम पे जो सबस्ट्रेट ले रहे हो वो ग्लूकोज ही हो, नो अदर अल्टरनेटिव कैन बी. नाउ सच assumptions आर नॉट वैलिड बिकॉज, अभी आपको लेकिन ये पता है जब आपने सारे assumptions लिए एक करेक्ट नहीं है, वैलिड नहीं है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट दैट ऑल पाथवेज वर्क साइमल्टेनियसली, डू नॉट टेक वन आफ्टर अनदर. ऐसा नहीं है कि पहले ग्लाइकोलिसिस चलता है फिर आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलता है देन ETS चलता है. ऐसा नहीं है, सारे पाथवेज साइमल्टेनियसली चलते हैं. तो आपने जो पीछे भी लिया कि sequentially and orderly manner में, that is not valid because of that. And second is that substrate enter the pathway and are withdraws from it when necessary. और आपको ये भी पता है कि किसी मेटाबॉलिक पाथवे का आप इंटरमीडिएट यूज भी हो सकता है एंड उसमें जा भी सकता है. सो आपने जो पीछे assumption लिया वो भी वैलिड नहीं है. एंड थर्ड इज द ATP इज यूटिलाइज्ड व्हेन नीडेड. ऐसा नहीं कि ATP एक्युमुलेट हो रहा है कि 38 ATP पूरा बन जाए. नो, बीच में ATP यूज भी हो सकता है एंड वेन एवर रिक्वायर्ड वहाँ पे फॉर्म भी हो सकता है. एंड नेक्स्ट इज एंजाइमेटिक रेट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मींस. और जो एंजाइम्स आपको पता है पूरे मेटाबॉलिक पाथवे जो आपने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस का, ETS का एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, यहाँ पे पूरे में एंजाइम थे, एंजाइमेटिक कंट्रोल पाथवे थे. एंड आपको पता है एंजाइम्स क्या होता है, इफेक्ट होते हैं मल्टीपल मीन्स से, लाइक टेम्परेचर से एंड pH से. तो देयर इज नीड नेट, क्या पता टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए वहाँ पे तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी डीनेचर्ड हो जाए एंड प्रोसेस स्टॉप हो जाए, तो वहाँ पे भी ये कॉम्प्लिकेटेड कर देगा जो आपने एजप्शन सारे लिए हैं. सो बट आपको जब कैलकुलेट कर रहे हो इन एजप्शन को लेकर ही कैलकुलेट करेंगे सो दैट आपका 38 ATP एक साइकिल का पूरा बन जाए. Such calculations are useful for the appreciation of the efficiency of the living system in extraction and storing energy. लेकिन ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ना,
ये इफिशियंसी ऑफ लीविंग एनर्जी एंड एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी स्टोर कितना हो रहा है उसके लिए यूजफुल है। एंड आपको ये एजम्पशंस करके इन कैलकुलेशंस को करने होगा, भले ये एजम्पशंस क्या हो वैलिड नहीं है, बिकॉज अगर आप एजम्पशंस नहीं लोगे देन यू विल गेट कंफ्यूज कि कहाँ पे टीपी यूज हो रहा है, कहाँ पे नहीं यूज हो रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट इंटर हो रहा है और एक्स्ट्रा टीपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं, सो इट विल कॉम्प्लिकेट। So that's why you will consider that as option while calculating the number of ATP synthesized in respiration. Now so move करते हैं and देखते हैं calculation को। Net gain of ATP molecules from one glucose molecule, कितने ATP molecule gain होते हैं from one glucose molecule से। so glycolysis में क्या होता है, 2 ATP directly form होता है, आपने देखा था, and 2 ATP दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म ये कहने का मतलब फॉर्म तो 4 हुआ था बट 2 यूज हो गया था, दैट्स वाई नेट गेन ऑफ एटीपी 2 हुआ था। एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बने थे ग्लाइकोलिसिस में, वही एक मॉलिक्यूल NADH का 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी देता है, दो मॉलिक्यूल कितना देगा 2 into 3 दैट इज 6 एटीपी। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जब आपने देखा तब वहां पे 2 NADH बना, दैट मीन्स ये लिंक रिएक्शन की बात कर रहा है। एंड 2 NADH 1 NADH विल गिव 3 ATP, then 2 NADH will give 6 ATP. Tricarboxylic acid cycle में 6 NADH will form, that means into 3 that will 80 ATP form हो जाएगा। and 2 FADH2 फॉर्म हुआ था तो ये एक FADH2 2 ATP देता है, तो 2 FADH2 कितना ATP देगा, तो 4 ATP देगा। 2 ZTP बना था जो कि कपल्ड हुआ था ATP सिंथेसिस से, दैट इज 2 ATP। आप अगर इन सारे ATP को काउंट करते हैं तो आपको ओवरऑल 38 ATP मिलेगा। दैट मीन्स respiration involving the aerobic respiration, the net gain of ATP for the oxidation of one glucose molecule is 38 ATP. Two ATP molecules are spent for transporting the two NADH molecules formed during the glycolysis in the mitochondria. Hence, net gain is 36 ATP. आपको एक होता है कि 30 ATP भी कभी कभी आप सुनेंगे, कभी कभी 36 ATP होता क्या है, वहाँ पे होते हैं सटल सिस्टम। अगर मैलेट सटल सिस्टम इस NADPH2 को, इस NADH जो कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पास हुआ है, अगर इसको मैलेट सटल सिस्टम ने रिसीव किया है इस NADPH को, तो एक NADH 3 ATP देगा, दैट मीन्स 2 NADH 6 ATP देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप रिस्पायरेटरी सीट से कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइम पे आपको 38 ATP मिलेंगे। बट अभी अगर मैलेट सटल सिस्टम की जगह एस्पार्टेट सटल सिस्टम अगर इसको रिसीव करता है तो वहाँ पे एक NADPH सॉरी 1 NADH गिव्स 2 ATP ओनली, जस्ट लाइक FADH2। तो यहाँ पे 2 NADH 4 ATP देगा। तो यहाँ पे जो आपका टोटल इस पाथवे वाले रिस्पायरेशन में जितना नेट ATP पूरा गेन हुआ होगा वहाँ पे 36 ATP होगा। तो इसलिए डायरेक्टली कह दिया जाता है कि 2 ATP यूज होता है कहाँ पर, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ NADH इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ना एक ब्रीफ कंपैरिजन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया है फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन में होता क्या है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है इनटू CO2 एंड वाटर में। नेट गेन ऑफ एटीपी फर्मेंटेशन में ओनली 2 ATP होता है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज 36 ATP या फिर आप 38 ATP कह देंगे अगर मैलेट सटल सिस्टम वहाँ पे होगा तो। NADH is oxidized to NAD plus radially। फर्मेंटेशन में क्या होता है, सॉरी स्लोली, फर्मेंटेशन में NADH स्लोली ऑक्सीडाइज होता है NADH प्लस NAD प्लस में, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH ऑक्सीडाइज होता है वेरी विगरसली या फिर रैपिडली इनटू NAD प्लस। सो दिस इज अ बेसिक कंपैरिजन। आप यहाँ पे एक और कंपैरिजन को इंक्लूड कर सकते हैं इन फर्मेंटेशन। O2 हैज नो रोल बट aerobic respiration O2 has important role. So these are the differences between the fermentation and aerobic respiration.